हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम एंड वेलकम टू द बायोलॉजी सेशन। आज इस सेशन के अंदर वी गोना डिस्कस अबाउट एचपीपीजीटी के अंदर आपके आए पिछले कुछ सालों के अंदर सवाल, यानी कि एचपीपीजीटी कमीशन के अंदर आए गए आपके सवाल जिनको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपका जो मॉड्यूल है दैट इज योर बायोलॉजी। Biology has been differentiated and subdivided into two parts, that is botany and zoology. इस एग्जाम के अंदर आपको दोनों सेक्शंस जो है दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इन डेप्थ ये जो है सवाल पूछे जाते हैं। इस सेशन के माध्यम से हम ये देखते हैं कि किस तरीके के सवाल आपको जो है क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये जब सवाल आता है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज सेशन में देखेंगे। जैसे हर बार सेशन में हम अपना जो है एक ही जो पैटर्न है वो यही है हमारा, जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको पता चलेगा कि आपको जो टॉपिक जो आप कर रहे हैं या जो आपने कर लिए हैं उनसे किस तरीके के सवाल पूछते हैं, और इनको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये भी पता चल जाता है कि कितनी चीज़ें जो आपने कर ली हैं अभी तक इस एग्ज़ाम के लिए वो आपको याद है या वो आपके दिमाग के अंदर रिटेन्ड है या नहीं है, या अगर आप उसको सॉल्व करते हैं या उस पार्ट से आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से फिर आपको एक और चीज़ पता चलती है कि अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं इट मीन्स कि आपको उसकी रिविजन की ज़रूरत है। तो हम उन सारे पैटर्न्स पे फोकस करेंगे, ठीक है जी। सो एक और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी टीम सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम जो है वो आपके लिए पेड इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं। अब आपके जो फ्रेश बैचेस हैं फॉर टीजीटी एंड पीजीटी आर स्टार्टिंग फ्रॉम, टीजीटी का जो कोर्स है इट इज़ बिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दी 18th of December 2023, और आपकी जो फील्ड्स हैं दैट इज़ योर मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स फॉर द टीजीटी एग्जाम, एंड जो आपका पीजीटी है उसके लिए 11th of December 2023, जिसके अंदर पीजीटी का जो कोर्स है दैट इज ऑल्सो ऑनलाइन एंड द सब्जेक्ट्स आर हिंदी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स एंड मैथ्स। फर्दर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, किसी भी तरह की क्वेरी हो, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन विजिट एट द साइट www.civilstaffhimachal.com। ठीक है जी, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए जिन्होंने एनरोल नहीं किया है, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो पहला क्वेश्चन जो है इस सेशन का वो ये है, एंड दीज आर ऑल योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, अगर एक कोई भी डिफरेंट स्पीशीज है अगर वो इवॉल्व हो रही है, एवोल्यूशन पता है ना, देयर इज अ चेंजेस है ना, कैसे वो चीज़ें मॉडिफिकेशंस आती है और कैसे वो इवॉल्व करती है, खुद को मॉडिफाई करती है इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया। तो आपके पास जो जोग्राफिकल एरिया है इट इज गिवन जोग्राफिकल एरिया, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर एरियाज ऑफ द जोग्राफी। एक आपको गिवन स्पेसिफिक एरिया दे दिया गया है, एक स्टार्टिंग पॉइंट से होकर वो लिटरली क्या करती है, रेडिएट करती है टू द अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी। उसे हम क्या कहते हैं, या उसको हम कहते हैं माइग्रेशन, अडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन। ये चार चीजें जो हैं वो वैसे भी आपके बेसिक कंसेप्ट हैं, आपने अपनी एनसीईआरटीज के अंदर कभी ना कभी ये चारों चीजें की होंगी। सबसे पहला चीज जिसके अंदर माइग्रेशन है, इसका मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यूजुअली ये आपके बर्ड्स करते हैं जहां पर आपकी फॉर दी फर्टिलाइजेशन एज वेल। तो वहां पर क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो मूव करते हैं इन एन इकोसिस्टम, जो हम इकोसिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपके एनवायरनमेंट की ही। फिर दूसरी है आपकी अडेप्टिव रेडिएशन, तीसरा है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है, एक प्लेस से, ठीक है, क्या होते हैं आपके डाइवर्जेंट, अलग अलग एरिया में चले जाते हैं, डाइवर्जेंट हो गया। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी क्या होता है, आपको नेचुरली के एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे जो स्पीशीज होती है गेट सिलेक्टेड, नेचर जो है कैसे सिलेक्ट करता है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का मतलब होता है नेचुरली जो चीज़ें होती है वो एनवायरमेंट के हिसाब से, एनवायरमेंट अपने लिए ऑर्गेनिजम्स को चूज कर लेता है। ठीक है, जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, उसमें यह होता है कि जो क्या कहते हैं फिट होगा एनवायरनमेंट के अंदर वो सर्वाइव करेगा, जो अनफिट होगा उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसी जो है आपकी थ्योरीज हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक जोग्राफिकल एरिया दिया हुआ है, गिवन जोग्राफिकल एरिया, एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अदर लिटरली रेडिएटिंग, ठीक है, टू द अदर एरिया।
ऑफ द ज्योग्राफी, एक ही जगह, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा आपका अडेप्टिव रेडिएशन, क्योंकि वो क्या है, लिटरली रेडिएट कर रहा है वो टू द अदर एरियाज। सो द करेक्ट आंसर इज योर दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन, क्योंकि जो माइग्रेशन, डाइवर्जेंट और नेचुरल सिलेक्शन है, दे आर द मोर ब्रॉडर टर्म्स। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, ठीक है, तो वह एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो रहे हैं। दैट इज वाई द आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज, ठीक है, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे आप कर रहे हो, और फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज है। फेयरली बिल्कुल क्लियरली आपने प्रिडिक्टेबल चेंज देखा अगर किसी की स्पीशीज के कॉम्पोजिशन के अंदर, वहां पर भी क्या है, इन अ गिवन एरिया, आपको गिवन एरिया के अंदर आपने जब चेंजेस देखे, ग्रेजुअल था, पहले कुछ था, फिर धीरे धीरे चेंजेस होने पर एक टाइम पीरियड पर आकर वो और ज्यादा चेंज हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोटोन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोसिस्टम या ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्रोडक्टिविटी आपका क्या होता है कि इट इज द नेट गेन ऑफ एनर्जी कैप्चर्ड, तो उसका तो वो हो गया ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। यहां पर पूछा गया है प्रिडिक्टेबल चेंज, ठीक है, इन द स्पीशी की कॉम्पोजिशन में किस तरीके से वो बदलाव आया है, तो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी तो नहीं होगा। इकोसिस्टम फिर से एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर यूजुअली टॉक अबाउट द इंटरैक्शंस, तो फिर ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है आपका इकोटोन एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन। सबसे पहले आंसर इज योर इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशंस, आपके दो तरह के जो है, प्राइमरली दो तरह की आपके सक्सेशंस होती है, प्राइमरी एंड योर सेकेंडरी, जिसके अंदर पायनियर स्पीशीज और क्लाइमैक्स स्पीशीज होती हैं। आपकी पायनियर वो होती हैं जो वहां पर आपकी लाइफ जो है एग्जिस्ट करवाती है, दैट इज योर, जैसे बैक्टीरिया है तो पायनियर स्पीशीज हो गई। अब मान लीजिए जैसे आपका यहाँ पर प्राइमरी क्या होता है, जहां पर आपने लाइफ स्टार्ट की है, पहले बैरन लैंड था, वहां पर एक लाइफ स्टार्ट होगी, उसको हम कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी क्या होता है, इट बेसिकली रिप्लेसेस द प्राइमरी, मतलब पहले वहां पर कुछ जैसे झूम कल्टिवेशन है, उसके अंदर क्या है, आपने फॉरेस्ट को वो करके दोबारा से कल्टिवेशन के लिए किया, तो दैट कम्स अंडर द सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी वो है जहां पर कुछ नहीं था और वहां पर फिर एक लाइफ स्टार्ट हो गई। हिंट दे रही हूं आपको, पढ़ने का समझने का तरीका। वैसे तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक आपका टॉपिक है, आपको उसमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है, बट मैं आपको सिर्फ बता रही हूं। तो जो मेरा क्वेश्चन है उसके हिसाब से इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो फिट बैठता है। इकोटोन क्या होता है आपका? इकोटोन आपके क्या होता है, दो कम्युनिटीज हैं, जैसे ये है आपकी कम्युनिटी ए एंड दिस इज योर कम्युनिटी बी। अब एनवायरमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर जो आपकी स्पीशीज होंगी वो यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ की यहाँ पर भी हो सकती है, तो ये जो जंक्शन है बिटवीन द टू कम्युनिटीज, दिस इज कॉल्ड एज इकोटोन। तो ये इंटरेक्शन या जंक्शन है दो कम्युनिटीज के बीच में, जैसे कि ए एंड बी, आपकी दो कम्युनिटीज है, फॉरेस्ट और आपका यहाँ पर ओशन, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो आपके इकोसिस्टम है, वहां पर जो आपकी डाइवर्सिटी होगी वो ज्यादा जहां पर होगी इकोटोन। और आपको ये भी होगा, ये भी बता देती हूँ कि इट इज हाईली अबंडेंट, ठीक है। कई बार क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में इट इज हाईली अबंडेंट इन फ्लोरा एंड फौना। ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस वाले सेक्शन को ए से कंपेयर करें या बी से कंपेयर करें, इकोटोन के अंदर ज्यादा आपकी डाइवर्सिटी मिलती है फ्लोरा एंड फौना की, तो ये आपका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है। सो दिस इज योर इकोटोन। तो जो मेरा क्वेश्चन पूछा गया था कि फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस मुझे बताने हैं स्पीशीज के कॉम्पोजिशन में, तो आंसर बनता है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। तो मैंने आपको हिंट बता दिया कि आपको किस तरीके से 3 टॉपिक और करने हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर देखो, अब इसको ध्यान से पढ़ो, इंक्रीज हुआ इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे अगर मैं यहां पर ट्रॉफिक लेवल्स बनाऊं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर, जैसे जैसे यहां से फिर इधर मूव, फिर इधर से इधर मूव, तो जब भी मैं ऊपर की तरफ मूव करती हूं तो जो हार्मफुल सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन है इट इज बीइंग इंक्रीजिंग। ये हर एक ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ती जा रही है, जैसे 1%, 10%, मान लीजिए यहाँ 100%, फिर ऊपर जाके 1000%। तो ये जो सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस का एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, पॉल्यूशन या फिर बायोडिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब आप किसी भी सब्सटेंस को एक सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं या उसको डिग्रेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेशन। तो ये तो नहीं होगा, इसमें इंक्रीज है, जैसे जैसे आप लेवल पे बढ़ रहे हो वैसे वैसे जो कॉन्सेंट्रेशन है हार्मफुल सब्सटेंसेस की वो भी बढ़ती जा रही है, ये नहीं होगा। पॉल्यूशन तो कंटामिनेशन है। अब 2 बचे आपके पास, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के अंदर क्या होता है, मिनरल्स और इनकी डेपोजिशन हो जाती है किसी भी आपकी वाटर बॉडी के ऊपर, स्पेसिफिकली आपके रिवर्स, लेक्स, इनके ऊपर। तो वहां पर क्या होता है कि
पानी की कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन से ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है, अदर मिनरल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, विच इवेंचुअली मेक्स द एल्गल ब्लूम. सो दैट इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन. बट क्वेश्चन के पे अंदर पूछा गया है हार्मफुल सब्सटेंसेस की इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, हेंस द आंसर इज ए, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन. और एक होता है बायो एक्यूमुलेशन. ठीक है, तो बायो एक्यूमुलेशन किसको कहते हैं, एक और टर्म होती है इसके साथ बायो मैग्निफिकेशन के साथ, बायो एक्यूमुलेशन. बायो मींस लिविंग, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब एक्यूमुलेशन का मतलब होता है हाउ इट इज बीइंग एक्यूमुलेटेड. तो अब जो हाउ दैट ये वाला जो भी पॉल्यूटेंट है, कैसे वो पॉल्यूटेंट एंटर हुआ किसी भी फूड चेन के अंदर, उसे उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन. हाउ इट गेट accumulate, it got accumulated into the trophic level, किसी भी ट्रॉफिक लेवल में. तो वो हम देखते हैं कि वो आया कैसे फूड चेन के अंदर, इट कुड बी एक्सटर्नल, इट कुड बी इंटरनल, तो वो हम देखते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायो एक्यूमुलेशन. तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपके एनवायरमेंट के अंदर यूज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ अ माइटोसिस सेल, ऐसा कौन सा फेज है पर किसके अंदर माइटोसिस हो रही है सेल के अंदर, जिसके अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिव है. ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. पहला है कि सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं कर रहा है. ऐसे फेज को हम क्या कहते हैं, G1, S, G2 या M. देखो M फेज के अंदर तो माइटोसिस और मियोसिस फर्दर होती है, तो ये है. दीज 3 फेजेस आर द फेजेस ऑफ योर, जिसको हम कहते हैं इंटरफेज, या फिर हम इसे कहते हैं सेल साइकिल. ठीक है, इसको सेल साइकिल भी कहा जाता है. तो अब सेल साइकिल इंटरफेस है, इसके अंदर क्या होते हैं आपके 3 फेजेस होते हैं, दैट इज G1 फेज, गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज. सो करेक्ट आंसर इज योर G1 फेज, जहां पर आपका क्या होता है, सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है. दूसरी चीज क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वहां पर इनिशिएट होती है, लेकिन डीएनए एक्चुअली में रेप्लिकेट G1 फेज के अंदर नहीं करता है. यहां पर सिंथेसिस फेज में इट एक्चुअली gets replicated. किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की. ठीक है, तो डीएनए एक्चुअली रेप्लिकेट किस फेज में करता है, एस फेज में. और यहां पर जो होती है आपकी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स जो होती हैं वो बन जाती है. रिक्वायर्ड प्रोटीन्स का मतलब क्या है, वो प्रोटीन्स जो आपके एम फेज के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर वो प्रोटीन्स जो आपकी फर्दर माइटोसिस या मियोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी आपकी यहां पर बन जाएगी. इसके बाद होती है या तो माइटोसिस होगी या मियोसिस होगी. आपको बोला गया है माइटोसिस के अंदर है. ठीक है, सो द आंसर इज योर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज G1 फेज. सो ये हल्का सा हिंट दे रही हूं मैं आपको कि किस तरीके से हम करते हैं. ये सारी चीजें मैंने आपको कोर्स के अंदर करवा रखी है. जब भी आप एनरोल करेंगे, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं उनको भी ये देखने को मिल जाएगा. जैसे जैसे आप टॉपिक पे पहुंचेंगे वैसे वैसे आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा कि ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको करवा रखी है और बहुत डिटेल में कर रखी है हमने. इसके अंदर कोई भी अगर ऐसी एंजाइम है या कोई भी एक ऐसी चीज है, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन अ डिटेल्ड मैनर. आप जाइए, चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वाटर एंटर करता है सेल वॉल के अंदर तो ये डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर होता है अगेंस्ट द वॉल. जैसे कि ये सेल है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर हुए तो क्या होगा, ये भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा. ऑब्वियसली इसकी वॉल पे भी क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा. सेल की वॉल पे प्रेशर पड़ेगा अगेंस्ट द वॉल. उस प्रेशर को क्या कहा जाता है, मतलब एक तो वॉल दे रही है उसको प्रेशर की, वो वॉल जो है फटे ना. एक तो वॉल उसको क्या कर रही है, पानी को अंदर रख रही है. एक पानी की तरफ से भी वॉल के अगेंस्ट प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर को क्या कहा जाता है. स्पेसिफिकली पूछा गया है, इस प्रेशर को क्या कहेंगे जो वॉल के अगेंस्ट होगा. प्रेशर अगेंस्ट द वॉल इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर, वॉल प्रेशर, टर्गो प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये प्रेशर्स जो होते हैं ये आप करते हो प्लांट वाटर रिलेशंस के अंदर. टॉपिक है आपका प्लांट वाटर रिलेशंस. ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहां पर आपको बताया कब इसकी वैल्यू 0 है, कब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कब इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है. तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है. तो इस तरीके से हम देखते हैं इसका केमिकल नेचर कैसा है, हर एक चीज जो है वो आपको वीडियो के अंदर इट हैज बीन एक्सप्लेन एंड द आंसर इज योर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टर्गो प्रेशर. तो जब आप इन वाले टॉपिक को वहां वीडियोस में जाकर देखेंगे, अपने कोर्स के अंदर देखेंगे, तो यू विल, और जब आप वापस इस आपके उस पे आएंगे, प्लेलिस्ट पे आएंगे जहां पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, तो यू विल गेट टू नो कि ईच एंड एवरीथिंग मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एज इट इज वहां से मिल जाएंगे जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं. ठीक है, तो जब आप जाओगे, आप देखोगे, कोर्स को देखोगे, उसके अंदर नोट्स पढ़ोगे, आपको सब पता चल जाएगा कि सारी चीज़ें यहाँ से. तो अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए आपने जो है प्लांट वाटर रिलेशन किया है और उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन जो है आपने वो टॉपिक किया हुआ है और वहाँ से आपको ये क्वेश्चन आया है,
ठीक है, तो अगर आपने वो बहुत अच्छे से किया होगा आपको पता होगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पे या जीरो वैल्यू पे आ जाता है तो आपको पता होगा प्योर वाटर की वैल्यू कैसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसे हम जीरो लेते हैं, कब जीरो लेते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन किया है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इन द पीजीटी कोर्स। जब आप पीजीटी में एनरोल होंगे तो आपको समझ आएगा कि वहां पर हर एक चीज जो है वो एक्सप्लेन्ड है। डन, ठीक है जी। तो ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से, ऑस्मोटिक मूवमेंट क्या है आपकी, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जिसकी वजह से सेल जो है वो ज्यादा फर्म रिजिड हो जाता है और एक्सर्ट करता है प्रेशर अगेंस्ट दी सेल वॉल, ठीक है। तो इसका हम टर्गर प्रेशर की बात कर रहे हैं। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स के अंदर जो पोटासियम आयंस होते हैं वो किस चीज के लिए एसेंशियल होते हैं, मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, सिंथेसिस ऑफ आईएए, दैट इज योर, ये क्या है आपका इंडोल एसिटिक एसिड है, और ये आपका पीजीआर है यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, एंड द लास्ट वन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पोटासियम आयंस जो होते हैं ये आप करते हो, देखो एक तो प्लांट्स के अंदर भी आप करते ही हैं, एक बार जब आप वाइटामिन और मिनरल्स करते हो वहां पर जब आप मिनरल्स को कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप पोटासियम को करते हो वहां पर भी आप थोड़ा सा देखते हो कि जो पोटासियम आयंस है वो कहाँ पर यूज हो रहे हैं। सो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा पोटासियम आयंस के और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि आपका एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, ठीक है, और मेंटेन करना एनायन और कैटायन का बैलेंस इन दी सेल। तो तीनों चीजें जो हैं वो आपके कौन करती है, आपका करता है पोटासियम आयंस, ठीक है। तो एक तो टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, इस पे आपको क्वेश्चन आया है। दूसरा है एंजाइम एक्टिवेशन, एंड थर्ड वन इज योर एनायन कैटायन का बैलेंस मेंटेन करना सेल के अंदर। तीनों के तीनों फंक्शंस जो है वो आपके पोटासियम से रिलेटेड है इन टू दी प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल जो है इज इन द फॉर्म ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। तो ये देखो, ये ना एज इट इज स्टेटमेंट है, ये आपको वैसे उसके अंदर भी मिल जाएगी, एनसीईआरटी के अंदर भी मिल जाएगी। दिस इज अ लाइन और अ स्टेटमेंट, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आई है आपकी बुक से, विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स, ठीक है। ये थोड़ा आपको ग्रेजुएशन में मिल सकता है, ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन पार्ट से है। उसको हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर सेल वॉल जो है वो ओवरलैपिंग शेल्स की फॉर्म में होती है। तो वैसे भी जब हम करते हैं ना किसी भी जैसे किंगडम को, तो जैसे क्वेश्चन किंगडम प्रोटिस्टा से, अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो चारों की चारों जो क्लासेस हैं ये आपकी कहाँ से है, सब क्लासेस जो है आपकी कहाँ से, आपकी दैट इज योर प्रोटिस्टा। तो ये किंगडम प्रोटिस्ट और प्रोटिस्टा से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्रीसोफाइट्स, रेड डिनोफ्लैजिलेट जिनको कि यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्स, एक और होते हैं प्रोटोजोन्स, वो भी करता है। बट अभी चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से आपसे पूछा गया किसके अंदर उसकी सेल जो है, सॉरी सेल वॉल जो है वो ओवरलैपिंग शेल की तरह होती है। सो सबसे जो इजी आंसर दैट इज ऑब्वियसली योर क्रीसोफाइट्स, इसके अंदर होती है आपकी, ठीक है। जो यूग्लिनॉइड्स होती है इनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो आपकी कैसी होती है, उसको हम पेलिकल, प्रोटीन से बनी होती है, उसको पेलिकल कहते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन जब भी बॉडी के अंदर होता है इट मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल ऑलवेज, ठीक है। और अगर कैल्शियम या ऐसे फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है इट मेक्स दी जो मैट्रिक्स, इट इज दी हार्ड मैट्रिक्स। तो ये बॉडी के अंदर हार्ड मैट्रिक्स बनाता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रीसोफाइट्स। और ये हम जनरल कैरेक्टर्स के अंदर भी इनको करते हैं। एक एंटी कैंसरस ड्रग है जिसको टेक्सोल कहते हैं, ठीक है। टेक्सोल जो है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये भी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये एक एक चीज मिलेगी, आप जाइए, आप देखिए, आप करके आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी चीजें जो है वहां से आपको आई हैं और कितने क्वेश्चन आपको ऐसे लगेगा कि यार पीजीटी का क्वेश्चन पेपर आपको ईजी लगने लगेगा। सी अगर यही चीज़ें वैसे पूछी जाए जिनको कोई मतलब जिन्होंने कभी उस रेंज पे, देखो एक पढ़ने का भी एक तरीका होता है। अगर आपको ये है कि आपको एक राइट पाथ मिल गया है और आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ने से आपकी मैक्सिमम चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, तो जब आप उस क्वेश्चन पेपर वापस आते हो पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि उस क्वेश्चन पेपर से या उस नोट से आपको कितने क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हैं। फिर आपका जो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, और इससे जब आप उस नोट्स को दोबारा पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, उसमें से कोई और भी क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड भी निकल जाते हैं और एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाता है। आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टेक्सस, ठीक है। तो टेक्सस से बनता है आपका एंटी कैंसरस सेल, आपका एंटी कैंसर ड्रग टेक्सोल। तो ये कहाँ से लिया गया है, बार्क ऑफ द पैसिफिक यू ट्री, जिसको हम टेक्सस ब्रेविफोलिया कहते हैं। और ये कहाँ से हो सकता है, आपके नीडल्स ऑफ द ट्री से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और टेक्सोल को हम पेल्सिटैक्सल भी कहते हैं। This also could be the question, most expected question. Next, okay, next question is
सेक्सुअल या सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनसली। ये है आपके फंगस, यानी कि जब आप करते हो किंगडम फंजाई, वहां पर आपको ये चीज बताई गई है कि जो स्पोर्स हैं वो एक्सोजीनसली और एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं किंगडम फंजाई के अंदर। ये आपको 12th की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा एज इट इज क्वेश्चन आपको ये आपका पूछा गया है एनसीईआरटी से। ये ग्रेजुएशन में भी है, बट ये इसका हिंट आपको वहां पे मिल जाएगा एग्जैक्टली ऐसे ही। वहां पर लिखा है फंगस, किंगडम फंगस के अंदर कि कौन से स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनसली होते हैं और कौन से एक्सोजीनसली होते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका क्लियर है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अगैरिकस। सेक्रोमाइसिस तो वैसे भी ईस्ट है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर आता है, वहां पर नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोएरिथ्रिन। देखो फाइकोएरिथ्रिन का मतलब होता है वैसे भी रेड इन कलर। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ। तो अब आपको क्या लगता है, देखो क्लोरोफिल ए डी, मान लीजिए मुझे क्लोरोफिल ए और डी का नहीं पता, ठीक है, लेकिन एक और दिया गया फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रो मींस एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स को। एरिथ्रिन, एरिथ्र का मतलब ही क्या होता है आपका, रेड इन कलर। सो आपका यहां से आंसर निकल जाता है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज योर रोडोफाइसी। तो यहां से आप इस तरीके से भी एलिमिनेट कर सकते हो। सो ये तो तरीका है कि आप किस तरीके से किसी भी टॉपिक को जो है वो लर्न करते हो, या किसी भी टॉपिक को आप कैसे समझते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड जो होता है वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन, किसके अंदर, तो मैनिटॉल और लैमिनेरिन एज अ रिजर्व फूड मटेरियल कहां पर है, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, किसके अंदर होता है। देखो साइनोफाइसी जो है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं, साइनोफाइटा, जो कि क्या होते हैं आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं एंड दे मेक देयर ओन फूड। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक है तो फिर ये नहीं होगा। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल, क्लोरो उसमें होगा, और फूड स्टोर्ड, वैसे इसके अंदर ऑल ड्रॉपलेट्स के उसमें फॉर्म में भी होता है, तो ये नहीं हो सकता। रोडोफाइसी जो है दैट इज रेड एल्गी, इसके अंदर जो आपका फूड रिजर्व मटेरियल होता है वो मैनिटॉल नहीं होता है, बट द करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका फियोफाइसी है। अब देख लेते हैं रोडोफाइसी के अंदर या इस किसी के अंदर क्या है। रोडोफाइसी के अंदर क्या होता है आपका, फ्लोरिडियन स्टार्च। क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन एल्गी है, स्टोर करती है फूड एज स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, और ये आपका क्या है, ग्रीन एल्गी है, तो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड एज वेल। जो साइनोफाइसी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड खुद, तो ये क्रॉस वॉल्स ऑफ फिलामेंटस फॉर्म्स के अंदर स्टोर्ड रहता है। तो ये क्वेश्चन आया आपको एल्गी से, दैट इज कॉल्ड एज थैलोफाइटा। दो अनइक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं किसके जूस्पोर्स के अंदर, अनइक्वल फ्लैजिला। बेसिकली फ्लैजिला किसके लिए है, लोकोमोशन के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर वन। तो आपसे यहां बोला गया है कि अनइक्वल फ्लैजिला आपको कहां पर मिलेंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी। फिर से साइनोफाइसी जो है वो क्या है आपका, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वहां पर यहां पर इसके पास क्या नहीं होंगे, दो अनइक्वल फ्लैजिला की तो बात ही नहीं, इनके पास फ्लैजिला नहीं होते हैं। फिर रोडोफाइसी और फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी बचे हैं। ठीक है, तो अब इसमें से अनइक्वल फ्लैजिला किसके पास है, क्लोरोफाइसी के पास इक्वल होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। हैंस द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फियोफाइसी। ठीक है, तो रोडोफाइसी या रेड एल्गी है, इनके पास भी फ्लैजिला नहीं है। साइनोफाइसी के पास भी फ्लैजिला नहीं है। ठीक है जी, रोडोफाइसी जो है वो प्रोड्यूस होती है एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, क्योंकि वो मूव नहीं करते हैं इसलिए उन्हें फ्लैजिला की जरूरत नहीं है। ठीक है, और सेक्सुअली भी वो एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से रेड एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस करती है, बट दोनों के अंदर जो गेमीट्स हैं या स्पोर्स है दे आर नॉन मोटाइल, यानी कि इमोटाइल है वो जो है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल वो दे रिमेन दी नॉन मोटाइल और इमोटाइल। जब हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी की, तो ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है, दे हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, व्हिप्लैश एंड टिंसल, और टिंसल आइसोकॉन्ट यानी कि सेम इक्वल इन साइज होते हैं, यूकैरियोटिक है, 9+2 फ्लैजिला है। ठीक है जी, सो दे आर लाइक कि उनके अंदर क्या है, इक्वल फ्लैजिला है। तो आंसर क्या बना आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फियोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरोफाइट इज फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। मतलब स्पोरोफाइट जो फेज है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। ये मैंने आपको बेसिक फीचर बताया है। ठीक है, जिन्होंने प्लांट किंगडम कर लिया है और जो क्लासेस के अंदर एनरोल हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो जो हमने क्लास के अंदर किया है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इनटू द एग्जाम, बट क्वेश्चन पूछा है लेकिन यहाँ पर क्लास आपको वैसे नहीं बताई, आपको एग्जाम्पल्स दे दिए गए एमसीक्यूज के अंदर। और मैं हर बार हर क्लास के अंदर और हर सेशन के अंदर एक ही चीज़ कहती हूँ, जब भी आपको जनरल कैरेक्टर पे क्वेश्चन आता है, कभी भी आपसे क्लास, सब क्लास, फाइलम, सब फाइलम एज इट इज, बहुत रेयर केसेस होते हैं, हमेशा उन सब फाइलम, क्लास, सब क्लास के एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस आते हैं। सी ओवर हियर,
यहां पर आपको पीजीटी के एग्जाम में एक चीज तो दे दी, पहले कंसेप्ट दे दिया, कंसेप्ट बाद आपसे पूछा इस कौन सा है इसके अंदर। अब अगर आपको ये पता होगा कि स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के अंदर, किसके अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर। ये ब्रायोफाइट्स का एक एक्सक्लूसिवली फीचर है कि जिसके अंदर स्पोरोफाइट जो होता है इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन दी गैमेटोफाइट। तो अब आपको इसमें सिर्फ ये ढूंढना है कि इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो ब्रायोफाइट्स के अंदर आता है, ठीक है, वो आपका आंसर बन जाएगा। हेंस द आंसर इज ऑफ बी, दैट इज एस्टरेला। फ्यूकस क्या है, स्लेजिनेला टेरिडोफाइट है, साइकस आपका जिम्नोस्पर्म है, ठीक है जी, और फ्यूकस जो है आपका दैट इज अ फियोफाइट है, यानी एल्गी है। तो बचा क्या आपका एस्ट्रेला, जो कि जीनस है लिवरवर्ट्स का, एंड लिवरवर्ट्स आर द एग्जांपल ऑफ योर ब्रायोफाइट्स। सी, हेंस प्रूव्ड, जो मैं आपसे बार बार कहती हूँ हर क्लास के अंदर, हर सेशन के अंदर, आई हैव बीन आस्क्ड एंड आई सेड दिस थिंग कि बहुत बार ऐसा होता है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, जब भी यूनिक फीचर पूछा जाता है हमेशा एग्जाम्पल में आपके क्या एग्जाम्पल्स विल बी दी आपकी ऑप्शंस ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो ये आपके वो है, अगर मुझे पता होगा फ्यूकस एक एल्गी है, ठीक है, और मुझे पता है कि ये जो फीचर है ना ये एक्सक्लूसिवली किसका है, ब्रायोफाइट्स का है, डन। अब मुझे इसमें ब्रायोफाइट ढूंढना है, या तो मैं डायरेक्ट ढूंढ लूंगी या फिर मैं एलिमिनेशन मेथड करूंगी। फ्यूकस एल्गी नो, ब्रायोफाइट चाहिए। साइकस जिम्नोस्पर्म नो, स्लेजिना टेरिडोफाइट नो। अल्टीमेटली अगर मुझे नहीं भी पता तो भी मुझे पता चल जाएगा कि जो ऑप्शन है वो क्या है आपका एस्ट्रेला है, चाहे मैंने वो ऑप्शन कभी पढ़ा भी ना हो, लेकिन 3 पता होने चाहिए फिर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो कहां पर मिलते हैं, या तो ये वो सेक्स ऑर्गन्स जिनके बाहर क्या है जैकेट, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है। हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मार्केंशिया, ठीक है जी। स्पायरोगायरा के अंदर जो आपके होते हैं, जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा स्पायरोगायरा, पॉलीसिफोनिया या अगैरिकस। अगैरिकस के अंदर सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं, नहीं होते, ठीक है। तो अगैरिकस तो लैक एक फंगस है जो लैक करती है सेक्स ऑर्गन्स, तो अगैरिकस ऑप्शन मेरा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। स्पायरोगायरा पॉलीसिफोनिया के अंदर जो आपके गैमेटोफाइट्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, कार्पोगोनियम और स्पर्मेटेंजिया, और जबकि स्पायरोगायरा के अंदर दे आर इमोबाइल एग, और आपका क्या होता है ओगोनियम एंड एंथ्रीडियम है, बट दे आर नॉट जैकेटेड। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मार्केंशिया। ये जब आप एल्गी करोगे वहां पर भी क्लियर हो जाता है। ओके ये है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ है, डिफिकल्ट है, बट फिर भी जब आप, फिर से मैं कह रही हूँ कि जब आप कोर्स में जाएंगे आप वहाँ पर चीज़ें पढ़ेंगे, मैं आपको एक एक चीज़ उस तरीके से करवा रही हूँ उस बैच के अंदर, पीजीटी के अंदर, कि आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए आप वो डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा मेरा बिलीव है, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है आप लोगों के ऊपर कि जब आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ आएगी, जब आप नोट्स को पढ़ेंगे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन है ट्रांसलेशन, और मैंने पहले भी कहा था पीजीटी के अंदर जब आप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेंगे वो हमेशा एंजाइम लेवल तक जाएगा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर हम अलग अलग करेंगे। सीधे क्वेश्चन ये वहीं से आया है। ट्रांसलेशन के अंदर जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है वो बेसिकली करता क्या है, अब ये पूछा है कि वो करता क्या है। ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप को, अमीनो एसिड्स की एक्टिवेशन करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है एडजेसेंट अमीनो एसिड्स के बीच में, या फिर राइबोसोम सब यूनिट्स को बाइंड करता है मैसेंजर आरएनए के साथ। इन ये चारों स्टेप्स जो होते हैं ना ये प्रोटीन सिंथेसिस के हैं बेसिकली, अगर आप चारों ऑप्शंस को देखोगे। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है, ऑब्वियसली देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और कहां पर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। पेप्टाइड बॉन्ड बनता है आपका और फिर वो आपके ट्रांसफर आरएनए से क्या होता है आगे जाके ट्रांसफर हो जाता है ट्रांसफर आरएनए की हेल्प से। तो दिस ऑप्शन इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि आपके एडजेसेंट अमीनो एसिड्स के बीच में बनती है। अमीनो एसिड की एक्टिवेशन नहीं होती, वो ट्रांसफर आरएनए की फर्स्ट आर्म से होती है। अमीनो एसिड एक्टिवेशन नहीं होती बेसिकली, जिसके अंदर मैसेंजर आरएनए को डीकोड करता है। मैसेंजर आरएनए कोड्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेकर आता है और फिर वो डीकोड करता है, ठीक है। तो पेप्टाइड ट्रांसफर एंजाइम जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाता है। ये एंजाइम कहाँ मिलता है आपको, राइबोसोम के अंदर, जो कैटलाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। और वो कौन है आपका, ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इन द इलोंगेशन, मतलब कि क्या होता है कि आपकी जो चेन है पेप्टाइड्स की वो बढ़ती जाती है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पीरियड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम ग्लैड टू अनाउंस ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज आई नो कि ये सारी चीजें मैंने कोर्स में करवा रखी हैं, ठीक है, एंड दिस इज योर पीवाईक्यू। तो अगर मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाकर रख दूं और मैं आप एक तरफ कोर्स देख रहे हो और एक तरफ आप जो है जब क्लासेस आप अटेंड करेंगे, ठीक है, जितने बच्चे अटेंड करेंगे, ठीक है, तो आपको ये समझ आएगा कि आपने किस लेवल की तैयारी की है, और हम सब ने मिलकर, आपने और मैंने मिलकर कितने लेवल पर जाकर पीजीटी एग्जाम की तैयारी की है,
ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड यू विल नॉट बी रिग्रेटिंग कि हाँ ये क्यों कर लिया या यहाँ ऐसा क्यों हो गया या क्यों पढ़ लिया। इतना ज़्यादा जब आप चीज़ें कर लेते हो तो आपको, और बिल्कुल सीक्वेंस में करते हैं तो आपको वो चीज़ें बहुत ईजी लगने लग जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज यूकैरियोट्स, जिसके अंदर ट्रांसलेशन में सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन का। ट्रांसलेशन के अंदर इनिशिएशन का स्टेप है, पूछा गया है ट्रांसलेशन इज इनिशिएटेड बाय बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स टू। यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, आरएनए से क्या बन रही है, प्रोटीन्स बन रही हैं। अब आरएनए से प्रोटीन बन रही है तो प्रोसेस के अंदर मैसेंजर आरएनए भी आएगा, राइबोसोमल आरएनए भी आएगा, ट्रांसफर आरएनए भी आएगा। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आएगा, राइबोसोम, मैं क्रक्स में बता रही हूँ, ये भी बहुत डिटेल में चलता है, ठीक है, तो मैं सिर्फ जनरल बता रही हूँ। मैसेंजर आरएनए मींस मैसेज लेकर आएगा, राइबोसोमल आरएनए मींस राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे, ट्रांसफर आरएनए मींस कि वो ट्रांसफर आरएनए इसमें एक्ट करेगा। अब ट्रांसफर आरएनए के बिना बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि उसकी 4 आर्म्स होती है, उसकी 2 आर्म्स होती है, वो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। 4 आर्म्स में से भी 2 ही आर्म्स ऐसी होती है जो फंक्शनल होती है, अदरवाइज एक तो होती है आपकी कैसी होती है, वेरिएबल आर्म होती है उसके अंदर, ठीक है, तो वो डिस्क्राइब करते हैं जब हम स्ट्रक्चर, तब हम उसके अंदर पढ़ते हैं ईच एंड एवरीथिंग। 2 ऐसी होती है जो फंक्शनल होती है, जिनको हम कंसीडर करते हैं ट्रांसफर आरएनए के अंदर। कंसीडर तो चारों की चारों होती है, लेकिन चारों का अलग अलग एक DHU लूप होता है उसके अंदर, ओके। सो यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन जो है वो इनिशिएट, ट्रांसलेशन के 3 स्टेप्स है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड द टर्मिनेशन, ठीक है, ये तीनों स्टेप्स है। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, वो स्टार्ट कैसे होती है, जब राइबोसोम्स जो है वो बाइंड करते हैं प्रिब्नो बॉक्स के साथ, हॉगनेस बॉक्स के साथ, 5 प्राइम कैप के साथ या फिर पॉली ए टेल के साथ। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, पॉली ए टेल इज दी ऑब्वियसली दी स्ट्रक्चर ऑफ योर मैसेंजर आरएनए। यहाँ पर आपकी 5 to 3 प्राइम एंड या 3 to 5 प्राइम एंड पे जो आपका बनता है, वहां पर अटैचमेंट जो होती है आपकी राइबोसोम की, इट इज इनटू दी 5 प्राइम कैप के ऊपर, और ये टेल है। ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन के फॉर्म्स हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन में आते हैं, प्रिब्नो बॉक्स प्रोकैरियोट्स के अंदर और ये आपके यूकैरियोट्स के अंदर। डन। सो ये आपका जो हॉगनेस बॉक्स है वो यूकैरियोटिक डीएनए की जब क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, तब है, ठीक है जी। और आपका जो ये देखो, जो प्रिब्नो बॉक्स है वो डीएनए फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और हॉगनेस बॉक्स भी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों के अंदर फर्क है। मैं आपको प्रिब्नो बॉक्स पे ही करवा चुकी हूँ, हॉगनेस भी करवा चुकी हूँ, मतलब कोर्स के अंदर, ठीक है। तो हर चीज जो है वो आपको क्लियर करवाई जाएगी, हर चीज आपकी क्लियर होगी, हर एक चीज से यू विल बी फेमिलियर, कि आपको पता होगा कौन सी चीज आपने कहां पर पढ़ी है। एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज कंडक्टेड बाय डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वर की टू दी, और ये क्वेश्चन है आपका साइंटिस्ट के ऊपर एंड इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। जब आप ये करोगे डिफ्रैक्शन मेथड, ये वहां पर आपको ये नोट्स के अंदर मिलेगा, एंड द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्रैंकलिन। वैसे भी चारगाफ जो है वो ये बोलता है A+T इज इक्वल टू G+C, मतलब कहने का मतलब क्या, एडेनिन जो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू थायमिन, और अपोजिट होते हैं, और जो ग्वानिन होती है उसकी परसेंटेज इज ऑलवेज इक्वल टू दी साइटोसिन, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन। मेसेल्सन एंड स्टॉल टॉक्स अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द डीएनए, ठीक है जी। और क्लिंटॉक जो है वो आपकी बात करती है किसकी, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स की। तो ये आपके साइंटिस्ट है जो आप पढ़ते हो जेनेटिक्स के अंदर, हेंस दिस क्वेश्चन इज वेरी मच डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट मेल गैमीट्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपने प्लांट किंगडम किया होगा, उसके अंदर एक टर्म आती है कि जो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो है ना आपके वहां पर जो साइकस है, उसके सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मेल गैमीट्स हैं, ठीक है। लार्जेस्ट ही इनके पास क्या है, एग है, लार्जेस्ट मेल गैमीट्स है, लार्जेस्ट ओव्यूल है, इन द एंटायर प्लांट किंगडम आर फाउंड इन साइकस। तो फिर मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट वो रह जाते हैं आपके ऑप्शंस, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो साइकस है इट इज हैविंग द लार्ज। साइकस और पाइनस 2 ऐसे आपके एलिमेंट्स हैं जिनको आप डिटेल में करना पड़ता है। जो डीएनए है इट इज सिंथेसाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ऑलवेज एंड ऑलवेज इनटू द 5 to the 3 प्राइम एंड। तो जो डीएनए का एक है वो भी 5 to 3 है, और दूसरा है वो भी 5 to 3 है। तो ऐसे होता है 5 to 3, 5 to 3, दैट इज वाई दीज आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों क्या होते हैं, दे आर एंटी पैरेलल, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। वो सेल्स जो लाइन करते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स को टेस्टिस के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं,
अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हेंस द आंसर इज सर्टोली सेल्स। अब देख लेते हैं आपके और से, जो लेडिक सेल्स होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि नेसेसरी होता है आपका फॉर दी डिफरेंशिएशन ऑफ मेल जेनिटेलिया एंड ब्रेन मेस्कुलाइजेशन। फिर दूसरा चीज है इंटरस्टिशियल सेल्स, ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन दे आर रेफर टू एज एनी सेल जो लाई करता है स्पेसेस के बीच में, फंक्शनल सेल्स ऑफ दी आपके टिश्यूज के बीच में, जैसे इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ आईसीसी, लेडिक सेल्स, ठीक है जी, और मेल सेक्स ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं आपके मायोड सेल्स, जिनको हम पेरिट्यूबुलर मायोड सेल्स भी कहते हैं। ये आपके सेमनीफोरस ट्यूब्यूल्स के अंदर लोकेटेड होते हैं। ये आपके सर्टोली सेल्स के साथ अलोंग विद द सर्टोली सेल्स ये आपके लाइन करते हैं किसको, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को। बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब्यूल्स के कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके मायोड सेल्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। आज के सेशन के लिए इतना ही। ये जो आपके टोटल क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्लांट किंगडम से है, आप आराम से देख सकते हैं कि प्लांट किंगडम में आपने ये सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है। तो आई एम श्योर कि जब आप और चीज़ें पढ़ोगे आपकी वहाँ से वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इनटू द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है। आपको कोई भी जो है इस यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको लगता हो कि उसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, ठीक है। और अगर लगता हो कि किसी चीज़ में आपको यू वांट टू करेक्ट मी, यू कैन डू दैट एज वेल, ठीक है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज वेलकम्ड, ठीक है, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।